अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदी दोस्तों। आज के हमारे शो एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ में आपका स्वागत है। और हमारे शो के स्पॉन्सर है सिल्वर लाइन कंस्ट्रक्शन और अनेक फाउंडेशन, एक नहीं अनेकों में। दोस्तों, आज हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान मुमरा प्रभा समिति अध्यक्ष और मुमरा शहर के एक्स कॉर्पोरेटर आशरीन मैडम। मैडम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। तो आज की चाय की चर्चा आशरीन मैडम के साथ करेंगे। कुछ मुमरा के मुद्दे हैं, उस मुद्दों पर बात करेंगे। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि राजनीति में थोड़ा सा हलचल मचा हुआ, लेकिन मैडम उससे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपको देखा हो कि राजनीति में आपने बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन ये स्ट्रगल करने की शुरुआत कैसी रही आपकी? क्योंकि मैंने सुना हो कि मौलाना अशफाक थे, उनके बोलने पर लोगों ने आपको वोट दिया, उनके बोलने पर आप खड़े हुए। वो करियर के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। बेशक मैं एक हाउस लेडी थी और मेरे शौहर जो है इब्राहिम राउत जो है जमात से जुड़े हुए हैं। उस वक्त का माहौल एकदम अलग था। उस वक्त में बाबरी मस्जिद का जो मसला हुआ था, उसके बाद से जो है एक माहौल एक अलग ही चल रहा था, मुस्लिम हिंदू का एक ये चल रहा था। उस वक्त में जो है अशफाक मौलाना जो है हमारे एक अच्छे धर्म गुरु थे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहुत अच्छी शख्सियत वाले इंसान थे। उन्होंने जो है सबसे चर्चा करके एक नाम डिसाइड किया और उस वक्त में मेरा नाम वहां पर आगे हुआ कि इब्राहिम राउत की वाइफ को इलेक्शन में खड़ा किया जाए। और उस वक्त में मेरे फैमिली मेंबर्स सब जो राउत फैमिली है, फिर हमारे गांव वाले जो ढोंगरे सुरमे जितने भी है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सभी लोगों ने मेरा साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं चुनकर आ गई। उसमें मैंने देखा आपने बहुत से काम किए, लेकिन लोग कहते हैं कि आशरीन मैडम ने जीतने के बाद ऐसा कुछ ज्यादा काम नहीं किया। देखिए, मेरा सबसे पहला मुद्दा था एजुकेशन के ऊपर। जब मैं 2007 में नगर सेविका बनी, उस वक्त में हमारी जो टीएमसी की स्कूल थी उसकी हालत सबसे ज्यादा खस्ता थी। उस वक्त में मैंने, मेरे हस्बैंड ने जो है, हम लोगों ने एक वर्क किया, टीम वर्क था हमारा। अशफाक भाई भी हमारे साथ रहते थे। उस वक्त में हमारे जो जनाब है मोहम्मद अली जनाब, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, जाहिद जनाब है और भी दिगर असातिज़ा हैं जिन्होंने उस वक्त में बहुत साथ दिया। और एक सर है साजिद सर, अल्लाह उनको भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, जिनका इंतकाल हो गया। तो इन सब टीचरों ने मिलकर मुझे बताया कि भाई हमारे पास रिजर्वेशन की ऑलरेडी जमीन है करके। फिर हम लोग ने स्कूल के लिए फॉलो अप लिया और शिमला पार्क में MM वैली जिसे अभी कहते हैं, वहाँ पर जो है रिजर्वेशन की हमने जमीन देखी है। तो वहाँ पर स्कूल, हॉस्पिटल और दिगर चीजों के लिए वहाँ पे रिजर्वेशन जगह थी। फिर हम जंत्रे साहब से मिले, जंत्रे साहब से बात हुई। उस वक्त में राजन केनी साहब जो स्टैंडिंग चेयरमैन थे, उन्होंने भी बहुत साथ दिया। भैया साहब हिंदी से थे और वो पीरियड में मेरे ख्याल से सुभाष भोईर थे, हमारे लाडले भाई सैयद अली भाई साहब हमारे। हाँ, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नाम लेना भूलता नहीं यहाँ पे। नहीं, देखिए, अगर किसी ने अच्छा काम किया है ना तो उसको भूलना नहीं चाहिए। ये मेरी अपनी जाती राय। उसके बाद में हम लोगों ने पहले सिर्फ पहली से लेके 7वीं तक स्कूल थी, म्यूनसिपैलिटी स्कूल। हमने 8वीं से 10वीं तक कराई। इसके लिए मैंने अपना जाती घर का पैसा भी लगाई थी। और साजिद सर ने उस वक्त में वो 7वीं तक ही पढ़ाने के लिए उनको था, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे क्लासेस लेके भी बच्चों को उन्होंने अलग से, उनका परसेंटेज इतना अच्छा आया था म्यूनसिपैलिटी के बच्चों का कि बाद में खुद कमिश्नर साहब जो जंत्रे साहब है, उन्होंने भी हम लोग को खूब बहुत मदद की उसके बाद में। और 8वीं से 10वीं हमारी हो गई। एजुकेशन तो जरूरी है, लेकिन लोगों के वार्ड में जब रह रहे हैं वहाँ पे, तो नगर से का काम होता है कि नाले गटर, क्योंकि वहाँ का नाला ब्रिटिश के जमाने का नाला अब तक के बना नहीं, उसकी हालत बहुत खराब है। लोग कहते हैं आकर, मुझे लोग कहते हैं कि आशरीन मैडम के टाइम पर। किस वार्ड की बात कर रहे हैं? आपका वार्ड चरनी पड़ा मेरा वार्ड है। अभी तो नहीं, 10 साल में थी मैंने की। देखिए 10 साल में लोग क्या कहते हैं? नहीं, देखिए आपके वार्ड में इल्लीगल कंस्ट्रक्शन बहुत हुए। देखिए, मेरे वार्ड में इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए बोलने का ये तो कोई तरीका नहीं हुआ लोगों का। लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं ना, कंस्ट्रक्शन हुआ। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी कि बांधकाम कहीं पे नहीं हुआ है। तो आपने इसको रोका क्यों नहीं? हमने कई लेटर दिए, हाल ही में भी एक लेटर दिया है, लेकिन अभी प्रशासन क्यों चुप रहता है? समिति अध्यक्ष थी, उस वक्त तो बंद था काम। आप भी जानते हैं उस वक्त काम बंद था। कोविड पीरियड में कहा इलीगल बांधकाम होते थे। पावर था तो काम बंद किए थे ना हमने, पूरी तरीके से काम बंद था। जब मैं प्रभाग समिति के अध्यक्ष थी उस वक्त काम बंद था। ये तो बात होगी। ऐसा भी सुनने में आया कि आपने 3 इलेक्शन जीता है। पहला इलेक्शन मौलाना अशफाक थे, उनके बोलने पर लोगों ने आपको वोट दिया। दूसरा इलेक्शन जितेंद्र अवार्ड साहब ने आकर चन्नीपाड़ा पे कहा कि आशरीन मेरी बहन है, मुझे देखकर वोट दो।
के साथ मतलब आशीन राउत ने अपने दम पर इलेक्शन जीता कि नहीं? देखिए, क्या था? अगर अशरीन राउत में दम नहीं रहता तो दूसरे वार्ड से अशरीन राउत नहीं जीतती थी। आवाज साहब ने बोला मेरे बोलने पर, तो फिर उनके बोलने पे आरिफ डोंगरे क्यों हारे? आवाज साहब ने हारा है। जमीर सुरमे क्यों हारा? आवाज साहब ने हारा है। उनको हारने वाले की जिम्मेदारी अपने लेते। वो तो कौसा गांव से हारे, वो तो गांव वाले थे, और गांव वाले लोग जीतना चाहिए था, क्योंकि वहां पे तो मैंने इतना काम भी की थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो दूसरे वार्ड से जीती हूँ ना, और कभी अकेले में उनसे पूछ लेना। देखिए, दूसरे वार्ड में तो मैं लड़ने तैयार भी नहीं थी। शमीम भाई भी इस बात के गवाह है, और सिराज डोंगरे साहब भी इस बात के गवाह। तो अभी मैं उस पर नहीं चर्चा करना चाहती। वो बड़े आदमी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, ये सब बात होगी। अब ये मुमरा की जो करंट राजनीति चल रही है, इस पर बात करेंगे। जिस तरीके से आप लोग एमएलए जितेंद्र अवार्ड के साथ थे, कई साल थे, अभी उनका साथ छोड़कर आप जो नजीमुल्लाह के साथ चले गए, ऐसी कौन सी बात होगी जो आपको जितेंद्र अवार्ड का साथ छोड़ना पड़ा? देखिए, हमने कभी भी राजनीति अपने पर्सनल मफाद के लिए नहीं की, क्योंकि आप लोग भी बेहतर जानते हो कि हम अच्छे मतलब जिम्मेदार फैमिली से हम लोग ये करते हैं। हम लोग भी जगह जमीन वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है, और हमारे घर की औरतें जल्दी बाहर नहीं निकलती। ये तो चलो एक भाई मजबूरी के तहत उलमाओं ने भी तय किया, हमारे लोगों ने भी तय किया कि मैं मुझे इसमें आगे आना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह काम भी हो गए। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने भी मदद कर दी, लोगों की भी मदद थी, मेरे अपनों की भी मदद थी उसमें। आपने जितेंद्र अवार्ड का साथ छोड़ा था? मैं उसी पे आ रही हूँ ना इब्राहिम भाई, मैं उसी पे आ रही हूँ मुद्दे पे। क्या तकलीफ थी? अभी देखिए, आपने उड़ान देखी होगी जी, 2019 में उड़ान आई थी। उड़ान में था डायलिसिस सेंटर का एक मामला था हमारे वफा पार्क का, उसके लिए 10 करोड़ रुपया पास हुआ था। पता नहीं वो 10 करोड़ रुपया कहाँ गया। अभी वहाँ पे एक इलीगल बिल्डिंग बनी है 8 माले की, फिर वहाँ पे एक 3 मंजिले की भी इमारत है। हाँ, मतलब उसके एतराफ में ही है। तो मतलब अभी मुझे देखो, किसी के पर्सनल से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा है कि फिर डायलिसिस सेंटर भी तो उतने में बन सकता था, क्यों नहीं बना, ये मेरा सवाल था। उसके बाद में घास वाला में जो है, देखिए ना, घास वाला में मैदान का रिजर्वेशन है, लोग बच्चे मैदान मांगते, छोटा सा है लेकिन था। गर्ल्स स्कूल भी बन सकती थी। मेरा 2019 का एक लेटर है, उसमें ठराव पास हुआ है बाकायदा, उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये ठराव स्कूल का ठराव है, ये मैदान का ठराव है। उसके बावजूद उस ठराव को फाइल में नहीं लगाते हुए उन लोगों ने वो गार्डन बनाया। अब मेरे नाम से उनको क्या तकलीफ थी, ये तो ऊपर वाला ही जाने। बंद हो गया ना, सुनिए ना, तो वो गार्डन बंद हो गया, उस पे से नाम निकल गया। और मुझे दुख इस बात का है कि उसमें मौलाना का जो नाम था, हाँ, वो बोर्ड उतर गया। मेरे नाम के उतरने का मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि राजनीति में ये सब उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमने बहुत बोर्ड था, वो भी उतर गया, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं। लेकिन मौलाना शुएब का जब बोर्ड वहां से उतरा, वो मेरे दिल पे लगी बात। और रही बात, मैंने एक अच्छी बात की थी खासदारकी के टाइम पे, आपने भी उसका मेरा एक बाइट लिया था उस वक्त में, और भी दीगर अपने न्यूज चैनल वालों ने वो बाइट चलाया था कि मेरी एक अपनी जाती राय थी कि भाई हमारा आमदार खासदार बने। तो इसमें मैंने क्या गलत मांग की थी? आवाज साहब के तो कि सेक्युलर आवाज है भाई, इनको आगे जाने दो। और मैंने मुसलमानों से ये अपील की थी कि कहीं ना कहीं अपना वजूद आपको दिखाना जरूरी है। आप वोटिंग के लिए बाहर निकलो, वोटिंग करो। अगर आपको नेता नहीं पसंद तो आप नोटा दबाओ। इन्होंने उस बात को घुमा फिरा के, सिर्फ अलमास में ही वोटिंग होने वाली थी क्या? क्यों हमारे अलमास कॉलोनी का नाम बदनाम? मियां बीवी का नाम क्या था? देखो, मियां बीवी का मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि राजनीति में उतार चढ़ाव चलते। हम पे अगर आरोप प्रति आरोप होता है ना, तो मुझे कभी बुरा नहीं लगता है, लेकिन जब मेरे किसी लोगों पे आरोप होता है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। जैसे कि अलमास कॉलोनी का पर्टिकुलर एक एरिया का नाम क्यों लेना चाहिए था? नहीं लेना चाहिए ना आपको। मियां भी बहुत, आपने अपने ऊपर क्यों लिया? फिर मैंने आवाज सबको मैं खुद पूछा। अरे भाई, आपने देखा होगा नूरबाग हॉल में जब इनका प्रोग्राम लगा था, फोटो हट गया था। मैं थोड़ी नहीं बुलाए भी नहीं, मुझे जाना भी नहीं था। देखिए, मुझे जाना भी नहीं था, क्योंकि मौलाना शुएब का जिस दिन बोर्ड उतर गया, मेरा दिल इन लोगों पे से उतर गया। घास वाला में जब तुम्हारे पास मैदान का वो लेटर है, जब वो रिजर्वेशन था, जब ठहराव का लेटर है, फिर तुमने उसको फाइल पे क्यों नहीं लगाया? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं किसी, देखिए वो तो जनता की बात जानती है, कोई तो काम रोक रहा है। हाँ, तो बस मुझे इतना समझ में आया कि जब अगर आप लोगों को हमारी जरूरत नहीं है, और आप लोग अगर मेरे एरिया के, मेरे वार्ड के काम अगर मुझे नहीं करके दे रहे हो, जो डेवलप, आप
1.5 साल देखो वो हेल्थ मिनिस्टर थे, 1.5 साल में एक हॉस्पिटल जो हमने 2008 में पास करके यहाँ पे लाया था, मतलब रिजर्वेशन पहले से ही था, लेकिन मैंने आपको जैसा बताया जंत्रे साहब ने बोर्ड लगाए, मेरे साथ लाला साहब थे, जंत्रे साहब थे, कोले सर करके एक थे, तो उस वक्त में वो लोग क्या मैडम आप इधर दलदल में आए, कीचड़ में आए, इधर कौन आने वाला है। मेरे 2012 की किताब में उसका फोटो भी था, समझे। तो ऐसी बात है कि हम लोगों ने नहीं इतना, वो हॉस्पिटल को भी ये सही तरीके से चालू नहीं कर पाया आज तक। अभी देखिए जो फरज से एलिगेशन कर रही है, जो कंप्लेंट, उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं आते हुए अभी हमने कितने बार बोला कि भाई स्कूल रिपेयर करानी है, स्कूल का ये है, हम 10 बार गए, सर्वे कराए, लेकिन कभी बजट का मामला, कभी क्या ऐसा आता था। अभी तो मैं तो उस पर कुछ ज्यादा बोलूंगी नहीं, लेकिन फिर रिदा रशीद वहां पे काम कर रही है, आपने उनको कभी जवाब नहीं दिया, तो फिर अपने ही लोगों को आपको जवाब देने की जरूरत पड़ रही है। क्या उन लोगों की क्या दुश्मनी आपसे? मुझे क्या पता, अब ये उनको मालूम। सच बोलना भी कभी कभी गुनाह होता है। मतलब सच बोलते इसलिए आपको, अभी आपने देखा जैसे मैंने कहा कि 1.5 साल वो हेल्थ मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर रहने के बावजूद भी एक हॉस्पिटल सही से नहीं आया बोले तो, और वो भी 3 किलोमीटर के मुमरा में। अरे 2-3 हॉस्पिटल ऐसे ही बन सकते थे, पूरा बजट उनके पास था। उसके बाद में 3 साल वो मिनिस्ट्री पे थे, हाउसिंग मिनिस्टर, फिर उसके बाद में PWD आता है, सिडको आता है, क्या क्या नहीं आता है। मतलब आपको बोला उन्होंने कुछ नहीं किया? मैं क्यों बोलूं कुछ नहीं किया, उन्होंने किया ना, वाटर मीटर गटर नगर सेवक के साथ, नगर सेवक का काम है ना, वो बता रहे हैं। अभी आपने देखा है वो लोग यही तो बता रहे कि इधर कंक्रीट रास्ते बने जो नगर सेवक निधि में से भी बनते, जो महापालिका के निधि में से बना हुआ है, वो जानती है। बहुत सी बातें कर दी ऊपर नीचे की, लेकिन आप जब जितेंद्र अवार्ड के साथ में तो उनके गुण गाते थे, मतलब आप तब सच बोलते थे कि आज आप सच बोल रहे हैं। मैंने क्या कहा, जो काम उन्होंने अगर किया है तो हमने क्या बोलेंगे कि भाई आपने किया बराबर। जब तो आप जैसा मैंने आपको बताई, हमको उस वक्त में ज्यादा मालूमात नहीं थी, अभी मालूमात हो गई। हाँ, मालूमात अभी अच्छे से हो गई, अच्छा। बहुत अच्छी, मतलब अभी बोलेंगे ना परफेक्ट राजनीति थोड़ी बहुत समझ में आने लगी कि कैसा लोग कोहनी पे शहद लगा के देते थे। 15 साल थोड़ी गए मुझे, अभी सीखने में। मैं आवाज साहब के साथ 2009 में जुड़ी हूँ, 10 साल हो गए बराबर। 10 साल में भी हम लोग अभी नगर सेवक नहीं है, उसको भी 2 साल हो गए, तो ये माइनस हो जाएगा। और रही बात जो 5 साल हम थे, उसमें भी MSCDCL के लिए हम लाइट का बहुत बड़ा मुद्दा था हमारे यहाँ पे। उस वक्त में बहुत अंधेरा होता था और लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती थी, चोरी होती थी, रेप होते थे, कई केसेस ऐसे बड़े बड़े हादसे होते थे। के चलते हमने अवार्ड साहब को समर्थन दिया था और अवार्ड साहब के साथ हम अजीत दादा पवार साहब से भी मिले थे। उस वक्त में उन्होंने कई करोड़ का बजट भी इनको दिया था। अभी मुंबई के कुछ मुद्दे बात करेंगे, मुद्दे तो बहुत, अगर बात करेंगे बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन हॉट मुद्दा चल रहा है अभी कब्रिस्तान का, जो नजीमुल्लाह साहब ने भी अभी कहा था कि रिसेंटली एक वीडियो उनका आया था कि कब्रिस्तान की जगह को शिफ्ट किया गया, वहां पे मट्टी का घपला, इतना घोटाला, क्या बोलेंगे आप? देखिए कब्रिस्तान के बारे में तो मैं बात ज्यादा नहीं करूंगी, क्योंकि जिसकी जहां मिट्टी रहती है वो आदमी वहीं पे पहुंचता है। ये हमारा एक ये उसूल रहा है कि भाई मुसलमान ऐसे मानते हैं कि जिसकी मिट्टी जहां रहती है वो वहीं पे पहुंचता है। और उस वक्त के हालात ऐसे थे कि हमको कब्रिस्तान की बहुत ज्यादा जरूरत थी। महासभा में भी हमने मांगनी उसके लिए सब नगर सेवक को की मंजूरी से हुआ था। हेरफेर कैसा हुआ जगह का वो मुझे नहीं मालूम। रही बात दूसरी के उस पर मुझे उसकी राजनीति करनी नहीं। देखिए हम लोग महासभा में थे, महासभा के बाद में हम लोगों को कभी भी बड़ी मीटिंगों में या फिर नगर सेवकों को जल्दी इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। वहां पे हमारे धनंजय गोसावी साहब थे, जिनको बहुत ज्यादा मतलब CM की पोस्ट का उनको वो पावर। आपको पूछा नहीं? नहीं, नगर सेवक की गिनती कुछ भी नहीं थी। और कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर की भी बड़ी गलती है। कॉन्ट्रैक्टर का भी काम था कि भाई जिम्मेदारी सर, वो भी मुसलमान है, तो उन्होंने भी ये चीजों को देखना चाहिए था। मट्टी में घपला हुआ है वो तो अभी मुझे क्या पता, वहाँ आप तो लोग बोलते ना वीडियो आता है, ऑडियो आ रहा है, हो सकता है, लेकिन मुझे मैं उसमें देखिए कैसा औरतों को सुनिए कैसा है कि औरतों को पहली बात तो कब्रिस्तान में जाना मना है हम अपने इसमें, तो मैं तो कभी कब्रिस्तान में गई नहीं। देखो अजीज बाटा साहब ने पहला आवाज उन्होंने उठाया था, बेशक बेशक, अगर उनके साथ अगर आप तो उस टाइम जाते तो शायद मैंने क्या बोली, कब्रिस्तान में लेडीज जाती नहीं, जाते हैं उनको सपोर्ट करना, उस वक्त में सपोर्ट करना बाहर से। सुनिए अभी इतनी बड़ी आबादी में, सुनिए ना इतनी बड़ी आबादी में मैंने आपसे 2 जुमले कहे। एक तो ये कहा कि पहली बात औरतें कब्रिस्तान में जाती नहीं है, दूसरी बात ये कही कि उस वक्त में नगर सेवक को गिनते ही कहाँ थे, गोसावी साहब थे, वही सब कुछ थे। तो फिर क्या करते क्या थे आप लोग, मतलब वार्ड में? नहीं, हम लोग वार्ड में नहीं, हम लोग महासभा में बोलते थे, अपने वार्ड का काम करते थे, अपने लोगों का काम करके देते थे। अभी एक आमदार है, अभी आमदार के आगे तुम क्या उसकी बेइज्जती करोगे?
और उनका भी एक रिस्पेक्ट रहता था। मैं देखिए कब्रिस्तान के बारे में मैंने आपको कहा है कि मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि जिसकी मिट्टी जहाँ रहती हो, ये है कि काम अच्छा होना चाहिए था, सही, वहां पे सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आखिरत का मामला होता है, और जहां मिलना था मिल गया, अब कम से कम उसको सही से सुधारो। मैडम एक मुद्दा है जो हर घर से जुड़ा हुआ, टोरेंट पावर। आखिर लोग कहते हैं कि इसको लाया किसने? जब भी आवाज आती है तो एमएलए जितेंद्र आव्हाड का नाम सामने आता है। जितेंद्र आव्हाड ने टोरेंट को लाया, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए ये तो आप आव्हाड साहब से या जनता से भी ज्यादा मालूम कर सकते हैं। रही बात मेरी, तो हम लोग एक बार मीटिंग 2-3 मरतबा मैं गई थी मीटिंग के लिए MSCDCL की। उस वक्त में अजीत दादा पवार साहब उस वक्त थे, तो उन्होंने भर भर के बजट दिया था। उसके बावजूद भी क्यों टोरेंट जो आई वो नहीं आना चाहिए थी। अब क्यों आई मुझे नहीं पता, अब उस वक्त का क्या माहौल था। आपको साथ में थे मैडम? साथ, अभी मैंने बताया ना, एक ही बात को कितने बार दोहराऊं। साथ बोले तो कैसे? अभी जब हम लोग मीटिंग के लिए गए, एक बड़ी मीटिंग में हम लोग थे, जब एग्रीमेंट होता था तो हम लोग नहीं रहते थे। तो जैसे सीक्रेट भी रहता है ना इंसान का, तो उस वक्त हम लोग नहीं रहते थे। जब मतलब ऐसे जब मीटिंग थी, अजीत दादा के पास गए, उन्होंने भर भर के बजट दिया हमको, मिनी पिलर बदली करने के लिए, केबल बदली करने के लिए, ट्रांसफार्मर नहीं रहते थे, ट्रांसफार्मर जब जल जाता था तो 8-8 दिन इंतजार करना पड़ता था, तो उन्होंने हमको उस वक्त में बजट दिए थे ट्रांसफर। लेकिन फिर इसको लाने की क्या जरूरत ऐसी पेश आई, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनको MSCDCL ही पैसा दे रही है। तो अगर उन्हीं की पेमेंट पे उन्हीं के लोग जब काम कर रहे थे तो वो अच्छा था। और टोरेंट का जो रेट भी ज्यादा है दूसरे जगह के मुकाबले में, मुमरा में, लोग परेशान, और लोग परेशान बोलेंगे तो लोग अपने जेवर बेच के। और इसमें क्या हो रहा है मालूम है इब्राहिम में मामला, कि पहले चालियां थी या पुरानी बिल्डिंग 3 माले 4 माले की थी, जो डेमोलिश करके आज नई बिल्डिंगें बनी है उसी नाम की या उसी चाली के नाम पे। तो क्या होता है, पुराने लोगों ने अगर बिल नहीं भरा था, उनके ऊपर पीडी लगी है, तो नए लोगों को मीटर नहीं मिलता है। मीटर नहीं मिलता है, उसके बाद में उन लोग अगर लाइट का यूज कर रहे हैं तो चोरी की लाइट यूज कर रहे हैं बोल के उनके ऊपर केसेस हो रहे। तो ऐसी परेशानियों का सामना हमारी जनता को आज करना पड़ रहा है, जिससे वो मतलब बहुत ज्यादा ही टेंशन में लोग। नजीमुल्लाह साहब ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टोरेंट के ऊपर बहुत अच्छा जल्दी एक काम करने वाला हूँ। क्या एमएलए बनने के बाद टोरेंट को हटाएंगे या क्या कुछ सोचा उन्होंने? आप लोगों की बात हुई? ये तो देखो नजीब मुल्ला की बात नजीब मुल्ला ही बता सकते हैं, लेकिन हमने जो है अजीत पवार साहब के पास जो है मांग की है, हाँ। अजीत दादा से, के वो भी नजीब मुल्ला के जरिए से ही, नजीब मुल्ला साहब के साथ ही जाके हमने मांग की है कि भाई हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है टोरेंट, क्योंकि ये लोगों के, गरीब लोगों के जेब पे असर कर रहा है। सिर्फ गरीब ही नहीं, मिडिल क्लास भी सफर कर रहा है, पैसे वाला भी इससे सफर कर रहा है, हर किसी को परेशानी हो रही है। यहाँ तक के जब केसेस होते हैं तो कुछ लोग जो है, इज्जतदार लोग जो है क्या करते हैं कि आप शर्मिंदगी की वजह से कोई अपना जेवर बेच के पैसा भर रहा है लेडीज का, तो कोई क्या कर रहा है, कोई कर्जा लेके कर रहा है, तो कोई बैग पे पैसा लेके कर रहा है, और इतने लोग रोते हैं ना कि अभी बयान नहीं कर सकते। क्या होना चाहिए इसका, टोरेंट का क्या होना चाहिए? टोरेंट देखिए, अभी अगर टोरेंट जाती नहीं, पहले तो टोरेंट आना ही नहीं चाहिए था। अच्छा। इसकी, और टोरेंट अगर लाए भी तो इसकी जगह पे और भी कंपनियां थी, टाटा था और दूसरी जगह का रेट देखेंगे और हमारे इधर के रेट देखेंगे तो ज्यादा है। और इसमें भी पीडी जो है माफ होनी चाहिए थी, तो पीडी भी लग रही है, और पीडी की वजह से लोगों को मीटर नहीं मिल रहे। मीटर नहीं मिलने की वजह से लोगों के ऊपर चोरी की लाइट बोलकर उनके ऊपर केसेस भी हो रहे हैं। हाँ, उनको सफर होना पड़ा है, जैसे कि चौकी में जाओ, फिर कल्याण जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, बेइज्जती अलग। एक इज्जतदार इंसान के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है। अब की बार आमदार लोग चिल्ला रहे, अब की बार आमदार कौन होगा? ये तो जनता बताएगी, मैं कैसे बताऊं? अब आप जिस पार्टी में उनके, वो भी आमदार की लड़ने वाले, तो क्या? हाँ, तो देखिए कैसा है कि एक अपना भी कोई होना चाहिए। अपना मतलब? अपना मतलब यानी जनता के काम करने वाला। जैसा आव्हाड साहब का एक नारा था कि जवान बच्चों ने आगे आना चाहिए, जवान लोगों को आगे आना चाहिए। आपने उनकी बाइट में देखा होगा, चाहे वो तनवर नगर में स्टेज प्रोग्राम पे बोला हो, चाहे डायमंड हॉल के प्रोग्राम में बोला हो, चाहे गुलाब पार्क के यहाँ पे बोला हो, उन्होंने कई मर्तबा में उन्होंने यही कहा है कि जवान बच्चों को आगे आना चाहिए, जवान बच्चों को आगे आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं नजीब मुल्ला भी उन्हीं के कार्यकर्ता है, उन्हीं के चेले है। अच्छा। तो अगर वो उन्हीं को आगे करते तो और अच्छा है, क्योंकि कैपेसिटी भी ज्यादा, फिर जवान लोगों की कैपेसिटी। अभी हम लोग कैसे बूढ़े हो गए, तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा। आप चाहते हो क्या नजीब जवान? नहीं, मैं नहीं चाह रही हूँ, आव्हाड साहब खुद चाह रहे कि जवान लोग आगे आए। तो मैं भी सब, नजीब मुल्ला के अलावा और भी कोई हो सकता है ना? कोई भी हो सकता है, सैफ पठान हो सकता है, शानू पठान हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आव्हाड साहब क्यों नहीं? मैंने बोली, अरे उन्हीं का नारा है, हमारा नारा थोड़ी है। लड़ेंगे, वो तो वो बोल रहे ना, और वो
देखो दोनों बातें वही कर रहे, हाँ। दोनों बातें वही कर रहे हैं। वो बोलते हैं इलेक्शन 1 से 2 बार लड़ने का, तीसरी बार नहीं लड़ने का। देखो अच्छा। वो क्या बोलते हैं, इलेक्शन 1 से 2 बार लड़ने का, तीसरी बार नहीं लड़ने का। ये मैडम भी बोलती है, अच्छा। बराबर। अब 3 टर्म तो उनको हो ही गए, उसके बाद में उन्हीं का नारा है कि भाई जवान लोगों को आगे लाओ, जवान लोगों को आगे लाओ। ठीक है, 15 साल होगा, आपको 15 साल हो गए, अभी मैं भी घर में बैठी हूँ। अभी दूसरे को मौका दोगे आप? हाँ देंगे ना, क्यों नहीं देंगे। अभी आप लड़ोगे नहीं? नहीं, अगर आवाज साहब मौका नहीं देंगे तो हम भी नहीं देंगे। आवाज साहब अगर मौका देते तो हम भी देंगे। क्योंकि मैं सुना आपकी तैयारी चल रही है, आप 2 टिकट मांग रहे हो। देखिए 2 टिकट वाले तो मेरा बेटा भी लड़ सकता है, शौहर भी लड़ सकता है, या कोई और हमारे रिश्तेदार भी लड़ सकते हैं, गांव से भी लड़ सकते हैं। ऐसा जरूरी थोड़ी है। अभी आप बैठ जाओ ना, दूसरे मैं बैठूंगी ना, अरे मैं बैठूंगी। आपके गांव के किसी को मौका दो। मैंने क्या आपको क्या, हमारे घर से भी कोई लड़ सकता है, हमारे गांव से भी कोई लड़ सकता है, मेरा बेटा भी लड़ सकता है, या और भी कोई लड़ सकता है। मैंने ये थोड़ी बोली मैं लड़ रही हूँ, मैंने क्या बोली, मैं नहीं लड़ूंगी। अच्छा, मतलब अपने आपने बोले ना, और वो भी कब नहीं लड़ूंगी, अगर आवाज साहब नहीं लड़ते तो। अच्छा, नारा तो उन्हीं का है। मतलब आवाज साहब लड़ोगे तो आप लड़ोगे, उनके सामने लड़ोगे? उनके सामने नहीं, उनके सामने क्यों, वो आमदार है, उनके सामने तो नजीब मुल्ला ऑलरेडी है। अब इनके दोनों के बीच में मुझे कहा रहे आमदर्दी में, हम तो नगर सेवक है भाई, नगर सेवक ही ठीक है। मैडम एक ऐसा भी लगता है आरोप कि आप लोग, जो नजीब मुल्ला साहब है वो अजीत दादा पवार गुट में है, और अजीत दादा पवार बीजेपी के साथ है, मतलब आप लोग भी बीजेपी के साथ है, मतलब क्या है? तो हम लोग के ऊपर आरोप लगता है, तो लोग है ना जो कल तक विकास 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 की बात कर रहे थे, तो उन्होंने उनके ऊपर जो आरोप होते हैं उसका जवाब देना, फरद शेख ने जो सवालात की उस पर जवाब देना चाहिए, नजीब मुल्ला ने जो सवालात किए उस पर जवाब देना चाहिए, रिदा रशीद ने अगर कुछ सवाल उस पर जवाब देना चाहिए, न कि बीजेपी के नाम से उन्होंने डराना चाहिए। तो मैंने सवाल की थी 3 किलोमीटर के दायरे में मिनिस्ट्री के वक्त में उन्होंने क्या किया, उस पर उन्होंने बात करनी चाहिए। बीजेपी का एक इन्होंने ऐसा पकड़े ना, पहले देखो पिक्चर थी वो शोले, उसमें कैसा वो बताते थे कि माँ लोग डराते थे बच्चों को, सो जाने को गब्बर आएगा। अच्छा। वैसा हमारे वो बचपन में हमारी माएं डराती थी, काला बाबा आएगा, लंगड़ा बाबा आएगा, वैसा वो हिसाब से ये लोग बीजेपी के नाम पे डरा रहे। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता भली भांति जानती है कि खासदारकी में आप लोगों ने क्या किया। मुमरा से बेशक वोट गिरे, मौलाना मुफ्तियों के बोलने पे मशाल को, कलवा से कितने गिरे, किसी ने देखा, किसी ने पूछा? सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, हमारे मुसलमानों पे इतना तंज हुआ, अजीत दादा ने कुछ तो बोला, लेकिन इनके नेताओं ने क्या बोले? न उद्धव ठाकरे साहब ने बोले, न पवार साहब ने बोले, बल्कि इनके नेता, जब वक्फ बोर्ड का वो मामला था, इनके नेता ही गायब थे, उसको खासदार इनके गायब थे वहां पे, ठाकरे साहब के। तो ये जनता को समझना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कि जब युति होती है, मतलब युति में, और देखिए अभी तक बीजेपी में लोग जो अभी बात कर रहे हैं, कैसा है अभी तक है ना, कोई आमदार में दमदार अपोजिशन नहीं था। अभी दमदार अपोजिशन आने की वजह से क्या हुआ है कि ये धर्म वाली राजनीति चालू कर दी। कल तक के जो डेवलपमेंट की बात हो रही थी, आज कहीं ना कहीं धर्म पे, जात पे आ गई है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में हमारे बच्चों को मुमरा के लिए कोई अच्छी अच्छी चीजें चाहिए। क्योंकि जिन बातों का सवाल हम लोग कर रहे हैं बैठ के, हो सकता है यहाँ से जाने के बाद, देखो हयाती और मौत किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन हमें कुछ ऐसे काम करके जाना चाहिए कि हमारी आने वाली नस्लों को उसका फायदा हो। मतलब बीजेपी में नहीं हो? देखो मैं बीजेपी में नहीं हूँ, मैंने क्या बोला कि जब ईमान धर्म का मतलब क्या होता है महायुति का? अरे आप महायुति की बात करें, आवाज साहब ने जो पहला इलेक्शन चुनाव जो लड़े थे, वो बाबरी मस्जिद के नाम पे जो लड़े थे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो लड़ा, मतलब उस वक्त में राजन गिनी जो है वो तीर कमान पे चला जाएगा और वो सब हो गया था, और उसके बाद में हमने इनको सपोर्ट किया था। क्योंकि नजीब मुल्ला ऐसा लगेगा कि अजीत पवार साहब से हमारे मुसलमानों को खतरा है, या इनकी वजह से हमारा काम कुछ तो मुसलमानों का गड़बड़ा रहा है, हम इनकी पार्टी छोड़ देंगे। हमें हमारे धर्म से बढ़ के कोई चीज नहीं है। अभी भी मैंने जो आवाज सबको छोड़ी हूँ, वो काम जो हमारा विकास का मुद्दा है, मुसलमानों का जो मुद्दा है, यहाँ पे कब्रिस्तान वाले मुद्दे रहे, चाहे हॉस्पिटल, हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी के लोग रहते, गरीब तबके के लोग रहते, हम अल्लाह ने हमको हर चीज से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम अगर ये चीज सोच के कि भाई ये क्या बोलेगा, वो मेरे को क्या करेगा, हम लोग अल्लाह की जात के सिवा दूसरे किसी से डरते नहीं। हम लोग बहुत छोटे, हमारे से जितने आप सवालात करते हो ना, उससे कई गुना ज्यादा आपको उनसे सवालात करना चाहिए। आएंगे तो उनसे करेंगे, जरूर करेंगे। वही आप अवार्ड साहब आएंगे तो उनसे भी करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन वो कैसा है, देखो बात दावत देता हूँ मैं जी, आप दावत दीजिए उनको। आपके चैनल के फला गार्डन जो है रोड वाइंडिंग के नाम पे तोड़ा गया, आज वहाँ पे क्या इलीगल तरीके से दुकानें लग रही हैं भूमाफियाओं की। डोंगरे नगर के सामने पैनल है,
हाँ तो हमने आपको मना रोका किया, नहीं था? हमने 50 बार लेटर दिया ना। लोग किसके, दुकान लगाने वाले लोग किसके। वहां पे देखो एक बैनर भी लगा हुआ है, कोई दुकान पे एक बैनर भी लगा हुआ है। अच्छा फोटो देखो किसके। गुलाब पार्क मार्केट अपना देख लीजिए, उसके लिए अभी हैंगिंग मार्केट कहाँ है वो मैं जरा देख रही थी। उस दिन भी अच्छा। गुलाब पार्क मार्केट गई थी तो बोली चलो थोड़ा हैंगिंग मार्केट भी घूम कर आए, नहीं दिखा आपको? लेकिन क्या है वो थोड़ा रह गया है। टाइम लगता है, टाइम लगता है। पहुंच नहीं पाई मैं हैंगिंग टाइम मार्केट। लगता है। हाँ, मैं आपके ही चैनल पे आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आपका चैनल काफी लोग देखते हैं और मैं एक लोगों तक एक पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ कि देखिए हमारे बारे में लोग क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर दीन पे बात आती है जी। तो मेरे लिए कोई पार्टी अहमियत नहीं रखती। ओके। मैं वो पार्टी भी छोड़ दूंगी। अगर अजीत दादा के साथ हमारा जुड़ने का मकसद सिर्फ एक ही था कि वो जो है जबान के पक्के है, अगर वो जबान देते हैं तो वो पूरा करते हैं। अगर वो अपनी जबान पे कायम नहीं रहेंगे, मुसलमानों का अगर नुकसान उनकी वजह से होता है तो हम उनकी पार्टी छोड़ देंगे। और मैं फिर से एक बार आपके इस चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत अच्छी तरीके से मतलब लोग आपके इस चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं। फिर से एक बार आपका शुक्रिया बहुत यहाँ पे बुलाने ये का। आशीष मैडम जिनसे हमने मुंब्रा शहर के मुद्दे पर बात करी और थोड़ी सी शहर की राजनीति पर थोड़ी हलचल हुई उस पर बात करी, उन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम।